आज हम समझ रहे हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का कंडक्शन किससे होता है? फ्लोएम से। और फूड का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। इसको समझाने के लिए मंच ने एक थ्योरी दी थी, मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या है ये थ्योरी? हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मास फ्लो हाइपोथेसिस को, मास फ्लो यानी दाब प्रवाह, प्रेशर फ्लो और बल्क यानी कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बल्क। बल्क फ्लो किसने दी थी ये थ्योरी? मंच ने। किसको समझाने के लिए दी थी? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है फ्लोएम के द्वारा, किस तरह से हो रहा है, इसको समझाने के लिए थ्योरी दी गई थी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ट्रांसलोकेशन हो रहा है, दूर के स्थान पर जा रहा है। किसका हो रहा है? फ्लोएम सेप का। फ्लोएम सेप में मेनली क्या होता है? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण मेनली किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लांट है। प्लांट में सोर्स लीव्स, जनरली लीव्स होती है मैंने कहा, पर एक ग्रोइंग सीजन में अगर लीव सोर्स है तो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो सिंक भी हो सकती है। मतलब सोर्स और सिंक चेंज हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट है तो फिक्स है कि सोर्स क्या होगा? रूट्स होगी, वही वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। और सिंक कौन से होंगे? एरियल पार्ट्स। जाइलम में इसीलिए ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। मैंने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर आपको बताई थी ये चीज, जो कल वाला वीडियो था। और फ्लोएम के द्वारा होता है बाई डायरेक्शनल, क्योंकि सोर्स और सिंक चेंज हो सकते हैं। तो ये देखिएगा, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर कौन सी सेल्स होती है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स को हम बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका। तो पर्ण मध्योतक कोशिका में मेसोफिल सेल के अंदर फूड का स्टोरेज होता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज बना, फॉर्मेशन हो गया सुक्रोज का यानी कि शर्करा का। अब आपको मालूम है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम में मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाली कौन सा होता है? सी ट्यूब एलिमेंट, चालनी नलिका कोशिका। तो चालनी नलिका बिना केंद्रक की होती है। हमने पढ़ा है कि नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है चालनी नलिका में, उसमें खुद का केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपने प्लांट एनाटॉमी में इसको पढ़ा था। कंपेनियन सेल या सह कोशिका होती है, या सहोदर कोशिका का केंद्रक चालनी कोशिका के केंद्रक को, मतलब पूरी एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है, क्योंकि चालनी कोशिका में केंद्रकहीन अवस्था पाई जाती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। सह कोशिका किसके साथ में जुड़ी रहती है? चालनी नलिका के द्वारा। किसके द्वारा उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये सुक्रोज है, सुक्रोज की लोडिंग करनी है, तो इस लोडिंग में कौन सहायता करता है? कंपेनियन सेल, सह कोशिका है। सह कोशिका जो सुक्रोज है उसको किसके अंदर भरती है? सी ट्यूब के अंदर, चालनी नलिका के अंदर। भरना मतलब क्या हो गया? लोडिंग। चालनी नलिका के अंदर किसको भर दिया? सुक्रोज। अब इसको भरने के लिए क्या खर्च हो रही है? एटीपी, मतलब लोडिंग कैसी प्रोसेस होगी? ये एक्टिव प्रोसेस। अब ये जो चालनी नलिका है इसके अंदर सुक्रोज आ गया है। सुक्रोज क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब इंक्रीज हो जाएगा, ओपी इंक्रीज हो जाएगा। तो पास की जो जाइलम कोशिका है उससे वाटर कहाँ पर एंटर करेगा? सी ट्यूब के अंदर, चालनी नलिका के अंदर। वाटर एंटर कर गया तो कोशिका भर गई। अब इसको वापस खाली होना है। खाली कहाँ पर जाकर होगी? ये सिंक में। सिंक, यहाँ पर हमने लीव्स को लिया है सोर्स, तो सिंक क्या हो गई? रूट। यहाँ पर ये खाली हो गई, मतलब फ्लोएम की अनलोडिंग जो होगी वो कहाँ पर होती है? सिंक पर होती है। ये इसका डेस्टिनेशन प्लेस है, रूट है जहां पर इसकी अनलोडिंग होगी। अब वापस इसको खाली करना है तब भी इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है, एटीपी खर्च होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस। तो ये फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है। सोर्स का मतलब क्या हो गया? स्रोत का मतलब जहां पर प्रोडक्शन सेंटर है, जो सप्लाइंग सेंटर है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स। और सिंक का मतलब जहां पर चीज रिसीव हो रही है, प्राप्त हो रही है, जहां पर उसका कंजप्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक। सोर्स यानी कि स्रोत, और ये कुंड। तो किसके बीच में होता है? स्रोत से कुंड की ओर, सोर्स से सिंक की ओर। और सोर्स मैंने कहा फ्लोएम का कंडक्शन बाई डायरेक्शन होता है। हमने यहाँ पर मान लिया कि सोर्स क्या है? लीव्स। जाइलम में फिक्स रहता है। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं,
जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज जो है आपको मालूम है डाइसेकेराइड है सुक्रोज, जो मिलकर बनी है वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से। ये सुक्रोज को मालूम हमने शुगर है, चीनी की एक बोरी है, दुकान पर चीनी की बोरी है। अब इसको हमें पहुंचाना है ट्रक के अंदर, क्योंकि सामान को ट्रांसफर करना है, भेजना है। तो हमने इस सुक्रोज को ट्रक के अंदर भरना है। अब ट्रक में भरना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो मजदूर जो है वो क्या होगी, कंपेनियन सेल जो इसके अंदर काम करे। अब ये कंपेनियन सेल जब इसको भरेगी ट्रक के अंदर, ट्रक मतलब सी ट्यूब के अंदर भरेगी, लोडिंग करेगी, तो इसकी भी क्या होगी, एनर्जी खर्च करेगी, हमें मजदूर को पैसा देना पड़ेगा खर्च करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या खर्च हो रहे हैं, एटीपी खर्च हो रहे हैं। मतलब एक कैसी प्रोसेस होगी, एक्टिव प्रोसेस। अब इसके अंदर सामान ट्रांसफर हो गया, सी ट्यूब ने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया सामान को। अब वापस जहाँ डेस्टिनेशन प्लेस पर जिस जगह पर उसको जाना था वहां पहुंच गया, तो फिर से शक्कर की बोरी को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। उतारना पड़ेगा तो उसको हमने क्या कह दिया, अनलोडिंग। आगे बात समझ में आपको। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें क्या खर्च होते हैं, एटीपी खर्च होते हैं। याद रखिएगा सोर्स क्या होता है, जहां पर निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जहां से चीज सप्लाई हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। सिंक किसको कह रहे हैं, जहां पर वो चीज खर्च होगी, कंजप्शन होगा, या जहां पर वो प्राप्त हो रही है, रिसीविंग सेंटर को हमने क्या कह दिया, सिंक। ये थ्योरी दी थी फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग की। मंच ने प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर क्यों, क्योंकि ये सारी चीज किसके साथ में आती है, प्रेशर के साथ में आती है, कंप्लीट प्रेशर के साथ में आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो। बल्क मतलब कई सारी मात्रा के अंदर आ रही है, इसलिए हमको बोलते हैं बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस। अच्छा, अब ये जो फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन है, इसको अभी तो हमें मालूम है कि ट्रांसलोकेशन का फंक्शन कौन करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन कौन करता है, फ्लोएम। पहले के साइंटिस्ट इसको समझने के लिए कि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा होता है, अलग अलग थ्योरियां दी गई थी। अब उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया गया कि पेड़ की छाल को हटा दिया गया, बार्क को रिमूव कर दिया गया। अब आपको मालूम है बार्क, आपने प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है, बार्क का मतलब क्या होता है, छाल का मतलब क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की सभी उत्तक छाल कहलाते हैं। और इसके अंदर छाल के अंदर बार्क में क्या सम्मिलित होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये जो है क्या होगा, फूड का जो ट्रांसलोकेशन है ये रुक जाएगा, क्योंकि बार्क को हटा दिया, छाल को हटा दिया, तो सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो भी हट गया है। वो हट गया है तो क्या हो गया है, फूड का ट्रांसलोकेशन रुक गया है। अगर फूड का ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा तो सबसे पहले प्लांट का कौन से पार्ट की डेथ होगी। अगर पादप की छाल को हटा दिया जाए तो पादप के किस भाग की मृत्यु सर्वप्रथम होगी, फर्स्ट कौन सा डाई होगा बेटा, तो फर्स्ट जो है वो डाई होगा रूट वेल डाई फर्स्ट। सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी, जड़ों की मृत्यु होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद है प्लांट पार्ट्स की होगी। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई है। हमने ट्रांसलेशन के अंदर सब कुछ कर लिया है। ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, वो इंजर्ड पार्ट से होती है। पादप के कटे हुए भाग से रस का जो निकलना होता है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग कहते हैं, रस स्त्रवन कहते हैं, जो भी रूट प्रेशर के कारण होता है। पर ध्यान रखना वो क्षतिग्रस्त भाग से होता है, वो गटेशन से अलग है। ठीक है, अब हमें जो लास्ट चीज पढ़नी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन को। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बाहरी कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, लाइट की। लाइट में आपको मालूम है ट्रांसपिरेशन में सबसे इफेक्टिव लाइट कौन सी होती है, ब्लू लाइट, क्योंकि इसमें स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो रंध्रों का अधिकांश रंध्र कैसे होते हैं, फोटो एक्टिव रंध्र होते हैं, दिन में खुलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। तो लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं, और प्रकाश की जब नहीं होता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। सिवाय आपको मालूम है केम प्लांट में होते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा, जो रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया लाइट की बात। फिर मैंने करी टेम्परेचर, जितना अधिक तापमान होगा, जितना अधिक तापमान होगा तो एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में तापमान जितना अधिक होगा तो रंध्र पूरी क्षमता से खुले रहेंगे और उतना ही जो है ट्रांसपिरेशन होगा।
स्टोमेटा ओपन रहेंगे और ट्रांसपिरेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर के बाद में, तापमान को हमने देखा, प्रकाश की हमने बात करी कि नीले प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता जैसे बरसात का मौसम है तो कैसा रहता है, बिल्कुल ह्यूमिड रहता है, आर्द्र जलवायु रहती है। इस कंडीशन के अंदर जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रंध्र खुले रहेंगे पर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने वाला वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो ध्यान रखिएगा अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इसको मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने कह दिया 100% है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अब देखते हैं विंड वेलोसिटी की बात करते हैं, वायु की गति की हम बात करते हैं। तो वायु की गति बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि पत्ती के आसपास की जो सैचुरेटेड एयर है वो हटती जाती है और अनसैचुरेटेड एयर आ जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो हवा की गति बढ़ने के साथ में अगर अत्यधिक होगा तो स्टोमेटा बंद हो गए, अदरवाइज हवा की गति बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता जाता है। अब आ जाता है वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वायुमंडलीय दाब जो है ये बढ़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। दाब बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ये सारे बाहरी कारक के 5 कारक के बहुत बार रिपीट हुए हैं क्लास में बेटा, क्योंकि 12th में भी बहुत बार समझाया है इनको। अब आ जाते हैं आंतरिक कारक, कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स जो है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल फैक्टर की। अगर सनकन स्टोमेटा है, सनकन स्टोमेटा किसमें पाए थे? जीरोफाइट प्लांट के अंदर। सनकन का मतलब क्या हो गया? धसे हुए रंध्र। अगर रंध्र धसे हुए हैं तो क्या होगा? ये एक मरुद्भिदीय अनुकूलन है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। अगर रंध्र धसे हुए हैं तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये अनुकूलता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। जीरोफाइट प्लांट में कैसे पाए जाते हैं? सनकन स्टोमेटा, घटती रंध्र पाए जाते हैं। CO2 की मात्रा बढ़ने पर आपको मालूम है रंध्र बंद हो जाते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन क्या होगा? अगर CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। रूट शूट रेशियो की हम बात करते हैं। मेनली बात किसकी ध्यान में रखनी है इसमें? रूट की। अगर रूट शूट की कंपेरेटिवली हाई होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर रूट शूट में कंपेरिजन में अगर रूट कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा और ट्रांसपिरेशन कम होगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं पत्ती का क्षेत्रफल जो है, सतही क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, जितना एरिया होगा, ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया है तो ज्यादा स्टोमेटा है और ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। अगर क्यूटिकल की मोटाई की हम बात करें, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल की बात करते हैं, तो अगर क्यूटिकल मोटी होगी तो वो क्या करेगी? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। क्यूटिकल की मोटी उपत्वचा क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही प्रति वाष्पोत्सर्जन की एंटी ट्रांसपिरेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट के अंदर CO2। अभी मैंने आपको कहा था अगर CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी 1% से तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट करता है। ABA कौन सा हार्मोन जो है वो वाष्पोत्सर्जन को रोकता है? तो वो हार्मोन कौन सा है? ABA। रंध्रों को बंद करने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है? ABA। हमने रंध्रों के खुलने की व्याख्या देखी थी। रंध्रों के बंद होने में सबसे जो मॉडर्न थ्योरी है वो है ABA थ्योरी, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? रंध्र जब बंद होते हैं तो गार्ड सेल में किसका फॉर्मेशन रहता है? इस स्ट्रेस हार्मोन का, तनाव हार्मोन का,
जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है। पूरी जो कल हमने रंध्रों की खुलने की प्रक्रिया पढ़ी थी, जब गार्ड सेल में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ए बी इकट्ठा हो जाता है, तो पूरी प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी तो द्वार कोशिका शिथिल हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों को बंद होने में क्या होता है, ABA, CO2 की मैंने बात की, दोनों क्या कर रहे हैं, रंध्रों को बंद कर रहे हैं। PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फंजीसाइड भी है। PMA क्या काम करता है, रंध्रों को 7 दिन के लिए बंद कर देता है। ड्राई फार्मिंग में इसका यूज किया जाता है। PMA याद रखिएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का। तो ये मेन एंटी ट्रांसपिरेंट है, CO2, AB और PMA। इसके अलावा सिलिकॉन ऑयल जो है कुछ समय के लिए एक वैक्सी लेयर बना देते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। तो ये टॉपिक आपका ट्रांसपिरेशन मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया है। याद रखिएगा, पोटोमीटर को जो वाष्पोत्सर्जन की दर को माप रहे हैं, पोरोमीटर जो रंध्र का एरिया का जो है निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, पत्ती की सतह पर रंध्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोरोमीटर का। वाष्पोत्सर्जन दर के लिए पोटोमीटर का। मूल दाब हमने पढ़ा है, रूट प्रेशर के लिए मैनोमीटर का। परासरण दाब के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑस्मोमीटर का। चार पत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, पत्ती की दोनों सतह से जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन है उसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के समानुपाती होते हैं। तो पोटोमीटर से हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की दर को हम किससे मेजर करते हैं, पोटोमीटर को। और कोबाल्ट क्लोराइड विधि भी इसी के अंदर आपने पढ़ी है। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से पढ़ लेना। ट्रांसमिशन का कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आ गया है। कुछ थ्योरेटिकल जो था वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जैसे सब्सिडाइज सेल के टाइप्स और इनके जो क्रूसिफर्स टाइप, ये आपको छोड़ दिया है। अदरवाइज सारी चीजें बता दिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और मुझे याद आ रही है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। जो लीफ के टाइप जो आपने 3 है, हाइपोस्टोमेटिक जिसमें रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह पर। हाइपोस्टोमेटिक में रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह पर। जैसे डाइकोट में मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पर। अगर कोई डाइकोट लीफ एम्फिस्टोमेटिक होती भी है तो स्टोमेटा कौन से सरफेस पर ज्यादा पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एम्फिस्टोमेटिक, उभयरंध्री, जिसमें रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर समान पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स में कैसी पत्तियां होती है, आइसोबाइलेटरल लीव्स, समद्विपार्श्व पत्ती, जिसमें रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं। और एपिस्टोमेटिक तो उपरिरंध्री है, जो जल की सतह पर तैरने वाले पादपों में पाई जाती। तो पत्तियों के प्रकार आप ध्यान रख लीजिएगा, तीनों प्रकार की जो पत्तियां हैं वो। और इसके साथ में टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मंडे से हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो प्लांट किंगडम या जेनेटिक्स। प्लांट किंगडम छोटा सा मैं सोच रही हूँ एक नंबर का टॉपिक जो है, 1-2 नंबर का, उसको 1-2 दिन में कराकर फिर जेनेटिक्स को समझा देते हैं।